Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon on to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. रमता जोगी, अंकुल, विशाल सिंह, राम बाबू, राहुल, भूमि, सारस्वत, निधि, शिखा, मयंक, गौरव, रत्नेश, नरेश, प्रतिभा, आलोक, अन्नू, श्याम, गौरू, गौरी, सोनी कुमार, सुशांत, भूपेंद्र सिंह, शशांक, रवि, राहुल, पवन, सोनू कुमार, श्याम, मोंटी, प्रतिभा, आलोक, लोकेश, मीना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गौरव यादव, आरती, अजय यादव, विकास, राहुल, योगेश, अशोक यादव, प्रतिभा चौहान, अजय कुमार, भूवी कुमार, लोकेश, गोलू कुमारी, सॉरी गोलू कुमार वो प्रतिभा कुमारी थी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 26 बैच में। और इस बैच में हमने पढ़ा है अभी तक क्या, कुछ खास नहीं। अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, और ये चौथा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग अगर लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें हम लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं। लेटर कोडिंग के टोटल 7 पैटर्न हम समझ चुके हैं कि भैया लेटर कोडिंग में कौन से 7 पैटर्न बनते हैं। वो 7 पैटर्न हमने सीख लिए लेटर कोडिंग के। और लेटर कोडिंग के साथ साथ कल हमने नंबर कोडिंग भी पढ़ा। और नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों टाइप हमने नंबर कोडिंग की पढ़ ली। दोनों टाइप हमने नंबर कोडिंग की पढ़ ली। और कुल मिलाकर 63 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 63 क्वेश्चन। तो लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया। अब इस चैप्टर में लास्ट कोडिंग बची है, डेट इज मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये लास्ट कोडिंग है क्योंकि ये चैप्टर 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। तो हमारी लास्ट कोडिंग बची है मिक्स्ड कोडिंग। तो भैया मिक्स्ड कोडिंग के 2 लेक्चर होंगे और उन 2 लेक्चर के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो कोडिंग डिकोडिंग का। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है जी? जी हाँ, बिल्कुल। मिक्स कोडिंग में जैसे कि हमें पता है 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है ओल्ड पैटर्न, जिसको हम चाइनीज पैटर्न भी बोल देते हैं। कौन सा पैटर्न? चाइनीज या जापानीज पैटर्न भी हम बोल देते हैं। ओल्ड पैटर्न को चाइनीज या जापानीज कोडिंग भी हम कह सकते हैं। एक है न्यू पैटर्न। और ये जो न्यू पैटर्न है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक बैंकिंग एग्जाम में आया। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आया। समझ रहे हो? बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे चाइनीज कोडिंग। आज हम पढ़ेंगे चाइनीज और जापानीज कोडिंग, यानी कि मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। और ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है ना, ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, जी, ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। और जब हम कॉमन कोडिंग की बात करते हैं तो वहां पर विदाउट एनी लॉजिक, है ना, विदाउट एनी लॉजिक कोड, मतलब विदाउट एनी लॉजिक चेंजेस आते हैं, विदाउट लॉजिक। देखो, एक तो कॉमन कोडिंग हमने लेटर कोडिंग पढ़ी थी। एक तो कॉमन कोडिंग हमने लेटर कोडिंग में पढ़ा था। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि एक सिंगल लेटर को दूसरे लेटर या सिंबल या नंबर में बदल देते हैं, किसी भी लेटर को, है ना। कॉमन कोडिंग एक तो देखो हमने लेटर कोडिंग में पढ़ा था लाइक दिस। कॉमन कोडिंग का एक क्वेश्चन हमने किया था कुछ इस तरीके से कि गेम को मैं कोड कर दूं, मान लो गेम को मैं कोड कर दूं, मान लो 6 7 8 9 से, है ना। और मैन को और मैन को मैं कोड कर दूं, मैन को मैं कोड कर लूं मान लो 601 से, है ना, 601 से। और गन को मैं कोड कर दूं, मान लो गन को मैं कोड कर दूं 715 से। और फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर एम, व्हाट इज द कोड फॉर एन, व्हाट इज द कोड फॉर ए। ठीक है, एक तो ये वाला कोडिंग हमने पढ़ी थी, एक तो ये वाली कोडिंग हमने पढ़ी थी, है ना। सर मैं बहुत वीक हूं, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं बाबू। आप वीक हो तो क्या है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का आज 5वां लेक्चर है मेरे ख्याल से। हाँ, आज 5वां लेक्चर है।
इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इस चैप्टर में, तो भैया प्लीज पहले आप उन 4 लेक्चर को पढ़ लो, ठीक है। आई रियली लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, इट्स फनी एंड विद लर्निंग एटीट्यूड एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। शुक्रिया। तो भैया मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, प्लीज आप बीच में मत कूदा करो। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहली क्लास पढ़नी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाह रहे हो तो सबसे पहले उस टॉपिक का पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। इसको चाइनीज कोडिंग इसलिए बोलते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि चाइनीज और जापानीज कोडिंग इसको क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाता। पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, देखो मैंने आपको बताया था पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ ऐसे मिल गई होगी, अगर आप क्लास नोट्स देखोगे तो वहां पे मिल जाएगी, आपको मिल चुकी होगी। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ी डिले इसलिए हो रही है क्लास पीएनजी अपलोड होने में, क्योंकि मैंने बताया था कि जो टेक्निकल स्टाफ है जो क्लास पीएनजी अपलोड करते हैं, उनके माता श्री का ऑपरेशन हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है, मैंने बताया था ना आपको, जिस चक्कर में थोड़ा सा डिले प्रोसेस हो जाता है क्लास पीएनजी अपलोड होने में उनकी तरफ से। उन्होंने बोला था सर मुझे 2-4 दिन का टाइम और दे दो, उसके बाद परफेक्ट टाइमिंग पे क्लास पीएनजी अपलोड होने शुरू हो जाएगी। तो क्लास पीएनजी अपलोड तो हो रही होगी, बट थोड़ा सा डिले हो जा रहा होगा टाइमिंग में। हाँ जी। हाँ, क्लास हैज स्टार्टेड और नॉट, एक भाई साहब की क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि कॉमन कोडिंग तो देखो आपने एक तो नंबर कोडिंग में पढ़ा था कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक यूज नहीं होता, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी लॉजिक के हम किसी लेटर को नंबर में बदल सकते हैं, हम किसी लेटर को सिंबल में बदल सकते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर में हम, 63 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो इसको 64 कर लो और इसको 65 कर लो। बेटा ये मिक्स कोडिंग नहीं है, मिक्स कोडिंग तो अभी मैं शुरू करूंगा, मिक्स कोडिंग से पहले मैं आपको कॉमन कोडिंग के दर्शन कराना चाह रहा हूँ। मिक्स कोडिंग से पहले मैं आपको कॉमन कोडिंग याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कॉमन कोडिंग में एक्चुअली होता क्या था, ठीक है। मिक्स कोडिंग से पहले मैं आपको कॉमन कोडिंग याद दिलाना चाह रहा हूँ। मिक्स कोडिंग की शुरुआत तो हो जाएगी, है ना, बट उससे पहले मैं आपको कॉमन कोडिंग याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कॉमन कोडिंग क्या है। हम्म, याद है बेटा आपको कॉमन कोडिंग? जैसे कि इन दोनों में एक, देखो यहाँ पर कोई भी लेटर एक नंबर में बदला जा रहा है, और जब लेटर को मैं नंबर में बदल रहा हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक हम लेटर को नंबर में चेंज कर रहे हैं, विदाउट एनी लॉजिक। इसकी पहचान कैसे हुई सर? एम ऊपर है, एम नीचे भी है, जो एम का कोड ऊपर होगा डेफिनेटली वही एम का कोड नीचे होगा, तो बेटा ऊपर और नीचे क्या कॉमन है? 6, तो एम की कोडिंग 6 से हो गई। सर एन ऊपर भी है, एन नीचे भी है, तो ऊपर और नीचे क्या है? 1, तो बेटा एन की कोडिंग किससे हो गई? 1 से हो गई। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों हमने एम को 6 में बदला, क्यों हमने एन को 1 में बदला, बस अपनी मर्जी से बदल दिया। तो ये जो लेटर ए बचा, ये किसके लिए बचा? 0 के लिए बचा। लेटर ए किसके लिए बचा? लेटर ए बचेगा 0 के लिए, समझे? लेटर ए किसके लिए बचेगा? 0 के लिए बचेगा। तो कॉमन कोडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेटर्स हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से कोडिंग कर देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें जब मैं एक वर्ड को दूसरे नंबर में बदल रहा हूं तो बिना किसी लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि ये वर्ड इस नंबर में क्यों बदला गया। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एम और एन कॉमन है, यहाँ पर एम और एन कॉमन है, और राइट हैंड साइड पे 2 सिंबल कॉमन है, राइट हैंड साइड पे हमारे 2 सिंबल कॉमन है, $, $. इसका मतलब एम एन $, के लिए है। तो ये जो लेटर ए बचा ये किसके लिए बचा? लेटर ए बचा हैश के लिए, और लेटर जो ई बचा वो किसके लिए बचा? परसेंटेज के लिए। तो ये कॉमन कोडिंग था। इसी कॉमन कोडिंग पर बेस्ड हमारा चाइनीज कोडिंग बनती है, यानी कि मिक्स कोडिंग बनती है। वो किस तरह से बनती है? वो इस तरह से बनती है। यहाँ पर अब क्या होगा, देखो अभी तक तो हम एक लेटर को कोड कर रहे थे, लेकिन अब हम पूरे के पूरे वर्ड को कोड करेंगे, पूरे के पूरे वर्ड को। हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन्फो, हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन्फो, है ना। आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर इज कोडेड एज टिनसेनी। अब आप समझ गए कि मैंने चाइनीज कोडिंग क्यों बोला था? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे ना,
तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, निन नी टिन फू टिन सी नी, लेकिन ये कोई चाइनीज कोडिंग नहीं है ना, ये कोई चाइनीज कोडिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई, गलत गलत गलत, एक चीज हमने गड़बड़ कर दी, ये मॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, भारी मिस्टेक हो गई हमसे, एक भारी मिस्टेक हो गई। ये एम ओ एन कर लो, एम ओ एन, और ये ओ कर लो, ओ। ये ए नहीं हो सकता क्योंकि ए लेटर ऊपर भी था, ये ए नहीं हो सकता क्योंकि ए लेटर ऊपर भी था, है ना। एम ओ एन कर लो, एम ओ एन, और ये भी बेटा ओ कर लो, ओ, ये भी ओ कर लो। हाँ जी, यहाँ पर मैं ए नहीं लिख सकता क्योंकि ए ऊपर भी था, ए नीचे होता तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन होते, वो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाउ आर यू को कोड किया नीट इन फू से, हाउ आर यू को कोड किया नीट इन फू से, और आर यू देयर को कोड किया टिन से नी से, है ना। आर यू दो देयर को कोड किया टिन से नी से, टिन से नी से, आर यू देयर को कोड किया टिन से नी से। हम्म, अब बताओ, अब बताओ, टिन से नी से। तो व्हाट इज द कोड फॉर हाउ एंड व्हाट इज द कोड फॉर देयर। तो कॉमन कोडिंग में बेटा क्या कर रहे थे हम, कॉमन कोडिंग में क्या कर रहे थे, अभी भी गलत है, अब तो गलत नहीं है, अब तो सही है ना बेटा। जी लेटर यहाँ पे है तो जी लेटर यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी एक नंबर कॉमन होगा, यहाँ पर एक नंबर कॉमन क्या है, 7, तो जी की कोडिंग 7 से हो गई, यू की कोडिंग 5 से हो गई, और एन की कोडिंग 1 से हो गई। समझ रहे हो, एन की कोडिंग 1 से हो गई। अब तो सही है, अब कोई गलती नहीं है, अब कोई गलती नहीं है, अब एकदम परफेक्ट है, सिर्फ उसी की गलती थी। हम्म, तो ये मत कहना कि सर क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो, ये मत कहना कि क्वेश्चन को हिंदी में तो लिख दो सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हिंदी और इंग्लिश कोडिंग डिकोडिंग एक जैसी आपको देखने को मिलती है। तो अभी तक तो आप सिर्फ एक लेटर को सिंबल में बदल रहे थे, किसी एक लेटर को नंबर में बदल रहे थे, अभी तक तो आप लेटर को सिंबल या लेटर को नंबर में बदल रहे थे। लेकिन मिक्स कोडिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड एक दूसरे वर्ड में चेंज होता है बिना किसी लॉजिक के, विदाउट एनी लॉजिक। बेटा यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन है, आर यू, यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन है, आर यू। तो राइट हैंड साइड पर आर और यू का जो कोड होगा, राइट हैंड साइड पर आर और यू का जो कोड होगा, बेटा स्लोली चलना है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, पढ़ाई पे तो ध्यान दे नहीं रहे हो, तुम्हें बस कमेंट करने से मतलब है। राइट हैंड साइड पर आर और यू का जो कोड होगा ऊपर, वही कोड बेटा आर और यू का मुझे नीचे भी मिलेगा, वही कोड मुझे आर और यू का नीचे भी मिलेगा। देखो, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2 वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन होंगे, नीट इन नीट इन। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है, आर यू, और राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन है, नीट इन नीट इन। इसका मतलब क्या है कि जो आर और यू है ना, जो आर और यू है, इसके कोडेड वर्ड क्या हो गए, आर और यू के कोडेड वर्ड हो गए नी और टिन। आर और यू के जो कोडेड वर्ड है बेटा वो हो गए नी और टिन। हम 100% श्योर है बेटा आर और यू के कोडेड वर्ड नी और टिन है, बट हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आर का कोड नी है कि आर का कोड टिन है, बट इन दोनों में से एक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टकड़ों, तो ये जो हाउ वर्ड बचा ये किसके लिए बचा, फू के लिए, और ये जो देयर वर्ड बचा ये किसके लिए बचा, देयर वर्ड बचा सी के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि सर हाउ को ही क्यों तो आपने फू में बदला, देर इज नो लॉजिक, क्योंकि ये कॉमन कोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, यही चाइनीज कोडिंग है, यही जापानीज कोडिंग है, यही मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, यही मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। समझ रहे हो, यही मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है ना, क्वेश्चन नंबर 67, क्रू गॉन फास्ट is coded as is coded as talk tick talk tick lick talk tick lick। crew gone fast is coded as talk tick lick, है ना।
प्लेन very fast is coded as tick tick knock mock tick knock mock tick knock mock tick knock mock and car very slow car very slow is coded as car very slow is coded as mock mick mock mick sick mock mick sick ठीक है मॉक मिक्स सिक पहला क्वेश्चन है मतलब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर वेरी तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर स्लो मॉक मिक सिक कैन नॉट बी डिटरमाइंड पता नहीं लगा सकते हाँ जी बनाओ इस क्वेश्चन को हाँ जी तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों अब यहाँ पे तीन कथन है अब यहाँ पे तीन कथन है अब तीन कथन को कैसे कोड करोगे सर यहाँ पे तीन कथन है तो सर हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे सर यहाँ पे फास्ट ऊपर भी है फास्ट नीचे भी है तो जो फास्ट का कोड ऊपर होगा डेफिनेटली वही फास्ट का कोड आपको नीचे भी देखने को मिलेगा तो ऊपर और नीचे आपको क्या देखने को मिलना टिक तो फास्ट की कोडिंग हो गई टिक से क्योंकि फास्ट ऊपर भी था फास्ट नीचे भी था टिक ऊपर भी है टिक नीचे भी है फर्स्ट और सेकंड अच्छा फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है सर फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है तो राइट हैंड साइड पे भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है सर सेकंड और थर्ड में कॉमन है वेरी तो यहां पर क्या कॉमन है तो वेरी की कोडिंग हो गई मोक से अच्छा स्लो की कोडिंग क्या हो गई सर स्लो की कोडिंग होगी आइदर मिक और सिक आइदर मिक और सिक स्लो की कोडिंग कंफर्म नहीं कर सकते आइदर मिक और सिक में से कोई भी कोड स्लो के लिए हो सकता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते पता ही नहीं लगा सकते भाई हमें क्या पता क्या होगी समझ रहे हो क्वेश्चन नंबर 68 शी इज गुड She is good is coded as 1, 2, 3. Is he bad? Is he bad? 3, 4, 5. Are we good? Are we good? Are we good? 3, 6, 7. Sorry. Are we good? 2, 6, 7. Are we good? 2, 6, 7. तब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है What is the code for she? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है What is the code for VBAT? What is the code for VBAT? VBAT है ना VBAT 26 27 26 27 और 4 5 VBAT या फिर 5 6 और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर V व्हाट इज द कोड फॉर V 2 6 7 इधर 6 और 7 चलो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से तो ये भी आप समझ गए सर ये भी क्वेश्चन कॉमन कोडिंग से होगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं है जब हम एक वर्ड को दूसरे नंबर में बदल रहे हैं
देयर इज नो लॉजिक। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों बदल रहे हो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम वर्ड को नंबर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है और विदाउट एनी लॉजिक सॉल्व होगा। यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। without any logic। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। इन दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, इज ऊपर भी है, इज नीचे भी है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पर भी एक नंबर कॉमन होगा। जो इसका कोड ऊपर है वही इसका कोड नीचे भी मिलेगा देखने को। सर राइट हैंड साइड में नंबर कॉमन है 3। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? गुड। तो राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर कॉमन होगा 2। सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कुछ पता नहीं चलेगा। व्हाट इज द कोड फॉर शी? तो बेटा शी वर्ड किसके लिए बचा? इज हो गया 3 के लिए, गुड हो गया 2 के लिए, शी वर्ड बचेगा किसके लिए? 1 के लिए। व्हाट इज द कोड फॉर शी? 1। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैट? सर वी बैट हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता ना कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो डेफिनेटली आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। पूछो क्यों? सर हमें क्या पता कि पहले वी का नंबर लिखना है या पहले बैड का नंबर लिखना है, हम ये भी तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो इस क्वेश्चन का कोई कंफर्म आंसर नहीं होता, बट हाँ दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज हो सकता है। कौन सा ऑप्शन? वो ऑप्शन चूज होगा जिसमें वी और बैड दोनों का कोड मिल जाएगा। अच्छा वी का कोड क्या है? सर वी का कोड कंफर्म नहीं है, 6 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा बैड का कोड क्या है? सर बैड का कोड कंफर्म नहीं है, 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 7 में से कोई भी एक नंबर हो और उसके साथ 4 और 5 में से कोई भी एक नंबर हो। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है? 6 और 7 में से 6 और 7 में से 7 है, 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है। 6 और 7 में से कुछ भी नहीं है, 6 और 7 में से 6 है, 4 और 5 में से, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो वी बैड की अगर इनमें से कोई भी विकल्प बनाया जा सकता है तो वो ये है 5 6। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं। पता है इस क्वेश्चन के कितने आंसर है? देखो इस क्वेश्चन का 6 4 भी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का 6 5 भी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का 7 4 भी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का 7 5 भी आंसर ठीक माना जाएगा, इस क्वेश्चन का 4 6 भी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का 4 7 भी आंसर सही माना जाएगा, इस क्वेश्चन का 5 6 भी आंसर सही है, और इस क्वेश्चन का 5 7 भी आंसर माना जाएगा। इतने सारे आंसर्स हैं जो इस अकेले क्वेश्चन के बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। व्हाट इज द कोड फॉर वी? वी की कोडिंग क्या है?
अब तुम ये मत कहना कि सर यहाँ पे वी का कोड हमें पता चल गया 6 है, सर यहाँ पे वी का कोड हमें पता चल गया 6 है तो वी की कोडिंग 6 से कर दो। ये गलती मत करना आप। कभी भी बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, कभी भी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। यहां पर वी का कोड 6 है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहां भी वी का कोड, ये तो क्वेश्चन से, ये तो पॉसिबिलिटी है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर 6 और 7। बेटा वी का कोड 6 और 7 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर वी की कोडिंग बेटा 6 और 7 में से कुछ भी हो सकती है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बना सकते, इतना याद रखना बस। हम कभी भी क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बना सकते। पावर इज पॉलिटिक्स गेम is coded as, power is politics game is coded as मोकोहाना, मोकोहाना। Politics are, politics are filmmaker is coded as Nalotopo, नालोटोपो। एक सेकेंड, ये हा है, हा, नालोटोपो। हाँ जी, नालो। सर गुड का कोड 7 है, गुड का कोड 7 है, तुम गधे हो क्या? गुड का कोड तो बेटा 2 है, क्योंकि गुड ऊपर भी है, गुड नीचे भी है। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो गुड का कोड 7 कहां से होगा? गुड का कोड तो 2 होगा ना, 2। 7 कैसे हो सकता है? हैं? आर का कोड बेटा 6 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, वी का कोड 6 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, भी का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, बेड का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? चलिए, गेम डन, गेम डन वीक, गेम डन वीक इज कोडेड एज हा हु ही, हा हु ही, ठीक है जी। हाँ जी। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर गेम, गेम की कोडिंग क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर, है, व्हाट इज द कोड फॉर यू आर पॉलिटिक्स, व्हाट इज द कोड फॉर यू आर पॉलिटिक्स, यू आर पॉलिटिक्स। पहला ऑप्शन है, पहला पहला ऑप्शन है लो टो पो, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ना लो टो, तीसरा ऑप्शन है ना लो ही, चौथा ऑप्शन है ना टू, नाटू, नाटू की। चलिए साहब, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। हम्म, फटाफट से
इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। जल्दी से आंसर दो बेटा, फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। कम ऑन, फास्ट। पॉलिटिक्स सर, अगर मैं पहले दो सेंटेंस को कंपेयर करूंगा तो पॉलिटिक्स ऊपर भी है, पॉलिटिक्स नीचे भी है। तो राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है, क्या? ना ना। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग ना से हो गई, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में ना। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करूंगा तो गेम कॉमन है, गेम। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा, गेम कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा तो हा कॉमन है, हा। तो गेम की कोडिंग हो गई हा से, गेम की कोडिंग हो गई हा से। बाकी सेकंड और थर्ड में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकंड और थर्ड में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यू आर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या है? पॉलिटिक्स की कोडिंग है बेटा ना, पॉलिटिक्स की कोडिंग है ना। आर की कोडिंग क्या है? सर आर का कोड तो पता ही नहीं चला, आर का कोड तो पता ही नहीं चला। आर का कोड लो भी हो सकता है, टू भी और पो भी। आर का तो लो भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और पो भी हो सकता है। मतलब आर की कोडिंग तो कंफर्म ही नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। और यू बेटा एक नया वर्ड है, यू वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। यू हमारे लिए एक नया वर्ड है। तो देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन है, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन दे नहीं रखा, यानी कि हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अब इन दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प इसको रिप्रेजेंट कर सकता है? सर वही विकल्प इसको रिप्रेजेंट कर सकता है जिस ऑप्शन में ना हो। पॉलिटिक्स के लिए ना होना चाहिए ना। सर यहाँ पे कहीं भी ना नहीं है, गलत। ना है, ना है, ना है। भाई पॉलिटिक्स के लिए ना तो होना चाहिए, बहुत बढ़िया, पॉलिटिक्स के लिए ना है। अच्छा, इसके अलावा आर के लिए बेटा लो टो पो में से कुछ एक होना चाहिए, या तो लो हो या टो हो या पो हो। आर के लिए इन तीनों वर्ड में से एक होना चाहिए, लो टो पो। लो टो दोनों नहीं होने चाहिए, आर के लिए लो टो में से एक होना चाहिए। लो है, बहुत बढ़िया। लो टो पो में से टो है, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें पॉलिटिक्स भी है और जिसमें आर भी है। इन दोनों ऑप्शन में पॉलिटिक्स और आर दोनों है, समझ गए? अब ये जो ही वर्ड है ना, ही बेटा यहाँ पे दे रखा है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही या तो डन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ही रिप्रेजेंट करेगा वीक को। बेटा ही या तो डन के लिए है या वीक के लिए है। इसका मतलब जो ही वर्ड है कभी भी यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ही या तो डन को रिप्रेजेंट करेगा या वीक को, क्योंकि ही एक नया वर्ड नहीं है। की हमारे लिए एक नया वर्ड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी तो नया वर्ड है, तो नया वर्ड नए वर्ड में बदल जाएगा। तो बेटा इन दिए गए चार ऑप्शन में से अगर कोई एक ऑप्शन बनेगा तो वो बनेगा चौथा ऑप्शन। इन दिए गए चार ऑप्शन में से अगर कोई एक ऑप्शन बनेगा तो वो बनेगा चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा? चौथा ऑप्शन। समझ रहे हो? तो ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। यही है ना? यही है मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, जो कि कुछ नहीं सिर्फ कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाती है। और आज की क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे हमने लेटर कोडिंग में दिमाग लगाया था लॉजिक ढूंढने में, हमने नंबर कोडिंग की क्लास में दिमाग लगाया था लॉजिक ढूंढने में, लेकिन आज हमें दिमाग नहीं लगाना लॉजिक ढूंढने में, क्योंकि आज लॉजिक तो है ही नहीं, है ना? हमें सिर्फ कॉमन वर्ड्स देखने हैं। क्या देखने हैं? कॉमन वर्ड्स देखने हैं, कॉमन वर्ड्स। बुक की प्राइस बेटा यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, वहां पर लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे डील करोगे? सर मान लो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया और तीन तीन चार क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एन एग्जाम्पल,
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैं बात करता हूं कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सर ऐसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सर्चिंग करने में। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाओगे। जैसे एग्जाम में क्या लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होगा यू आर गुड। क्योंकि एग्जाम में ना ये सेंटेंस एक के ऊपर एक नहीं लिखे होंगे। जैसे यहां तो मैं आपको ना एक के ऊपर एक लिख देता हूं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन ना लैंग्वेज बेस्ड होगा, समझ रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है ये एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। तब वहां पर इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, जब सेंटेंस एक के ऊपर एक नहीं आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप पहले दोबारा क्वेश्चन को एक के ऊपर एक लिखोगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यदि यू आर गुड को, यू आर गुड को कोलिपो, कोलिपोहा में कूट किया जाता है, कूट किया जाता है, यू आर गुड अनफ को कोलिपोहा में कूट किया जाता है, आर दे, आर दे हैप्पी को, आर दे हैप्पी को नीला, आर दे हैप्पी को नीला हा में कूट किया जाता है, कॉमा और गुड शी इज, गुड शी इज को, और गुड शी इज को, और गुड शी इज को पो टी वी में कूट किया जाता है, तब, तब, तब आह, तब तब यू को किसमें कूट किया जाएगा। हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या होगा बेटा क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन होगा इफ यू आर गुड एनफ इज कोडेड एज कोली पोहा, आर दे हैप्पी इज कोडेड नीलाहा, कॉमा गुड शी इज कोडेड एज पोटी बी, देन व्हाट इज द कोड फॉर यू। अब ये क्वेश्चन बेटा इस फॉर्मेट में हमें एग्जाम में मिलेगा देखने को। हमें ये वाला फॉर्मेट नहीं मिलेगा, हमें एग्जाम में ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, ये वाला फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा, जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो हम देख ले रहे हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, कॉमन कॉमन है, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन जब एग्जाम में ये वाला फॉर्मेट होगा तब तुम क्या करोगे, अब तुम कंप्यूटर स्क्रीन पे तो कॉमन छांटोगे नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखोगे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। नी ला हा, नीलाहा, नीलाहा पो, नीलाहा पो, नीलाहा पो को, नीलाहा पो को, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिना कॉमन के इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे उड़ाओगे, बिना कॉमन के इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे उड़ाओगे। देखो हमसे किसका कोड पूछा है, हमसे पूछा है यू की कोडिंग क्या होगी, हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर यू। अच्छा ये बताओ, गुड शी इज को पोटी बी में कोड किया, पोटी बी में किसको कोड किया है, गुड शी इज को।
क्या यहां पर कहीं भी यू दिखाई दे रहा है आपको? क्या यहां पर कहीं भी यू दिखाई दे रहा है? सर यहां पर कहीं भी हमें यू दिखाई नहीं दे रहा, बताओ कहीं भी आपको यू दिखाई दे रहा है? सर मुझे कहीं भी यू दिखाई नहीं दे रहा। अब जब आपको यहां पे यू दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि पो टी वी में से कोई भी वर्ड यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बेटा पो आंसर कभी नहीं हो सकता, टी आंसर कभी नहीं हो सकता, टी तो ऑप्शन ही नहीं है, वी ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने पो को एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि गुड क्योंकि गुड शी इज में कहीं भी यू नहीं है, तो पोटी भी इन तीनों में से यू को रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, आर दे हैप्पी, यहां पे कहीं भी यू है? सर आर दे हैप्पी में यू वर्ड है ही नहीं। इसका मतलब नीला हा में से कोई भी वर्ड बेटा यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नीला हा में से कोई भी वर्ड यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ना तो नी रिप्रेजेंट कर सकता, ना ला ना हा। तो बेटा ऑप्शन से एलिमिनेट, जो बचा वो आंसर। ऑप्शन से एलिमिनेट, जो बचा वो आंसर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होगा तो ऐसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हमें इस फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कब फॉर्मेट ये होगा, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम गोले तो बना नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से डील होगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ये है बेटा, यहां पर कहीं भी यू वर्ड नहीं था, तो ये जो तीन वर्ड है ये यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कभी भी। यहां पर कहीं भी यू वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये तीन वर्ड यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऑप्शंस हटा दो, नीला हा, पोटी वी, ये छह के छह हटा दो। जो बचा वही आंसर होगा, जो बचा वही आंसर होगा, बात खत्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो वही था कि आप इस क्वेश्चन को चेक करो, यू आर गुड एनफ, है ना। दूसरा तरीका कि आप बेटा को ली पोहा, और दूसरा सेंटेंस है आर दे हैप्पी। आर दे हैप्पी को किस में कोड किया? आर दे हैप्पी को कोड किया नीला हा में। और तीसरा सेंटेंस है गुड शी इज, इसको कोड किया पोटी वी में। तो सबसे पहले आप पहला दूसरा सेंटेंस कंपेयर करो, इन दोनों में क्या कॉमन है? आर कॉमन है। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? हा कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो, इन दोनों में गुड कॉमन है। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? पो कॉमन है। सेकेंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो व्हाट इज द कोड फॉर यू? यू की कोडिंग बेटा को और ली में से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे को ऑप्शन था, ली ऑप्शन था ही नहीं। बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना होगा। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना होगा, देन आफ्टर लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन। जिस सीक्वेंस में मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। तभी अगर आप डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ रहे हो बिना अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़े, तो फिर ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि फिर हम लॉजिक नहीं पकड़ पाते। लॉजिक इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमें अल्फाबेट के बारे में पता नहीं होता, हमें अल्फाबेट के प्लेस के बारे में नहीं पता होता। तो फिर ये टॉपिक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये टॉपिक उन सारे बच्चों के लिए सबसे आसान है जो अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया था, ताकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़, हालांकि आज की क्लास में अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत ही नहीं है। बताओ आज की क्लास में जरूरत है? नहीं है। आज की क्लास में अल्फाबेट के प्लेस की हमें जरूरत ही नहीं है, बिना अल्फाबेट के प्लेस के ही हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये कोडिंग डिकोडिंग में पहले देखो मैंने आपको लेटर कोडिंग पढ़ाया, फिर मैंने आपको नंबर कोडिंग पढ़ाया, फिर मैंने आपको मिक्स कोडिंग पढ़ाया। तो सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले आप लेटर कोडिंग पढ़ो, फिर नंबर कोडिंग पढ़ो, फिर आप मिक्स कोडिंग पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास पहले देखोगे। नहीं सर, मेरा तो मन पहले नंबर कोडिंग का, मैं पहले नंबर कोडिंग देखूंगा फिर मैं लेटर कोडिंग देखूंगा। जिस सीक्वेंस में आपको टीचर पढ़ा रहा है आपको उसी सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा,
तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि जब आपको ऊपर पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप। समझ रहे हो? अब तुम सीधा पहले फोर्थ स्टेप पहुंचोगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप, फिर तो कैसे सीक्वेंस नहीं बन पाता। समझ रहे हो? हाँ जी सर, अल्फाबेट का जब हम जवाब दिया ना सर, सब शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे याद कर लिया तुमने। अच्छा जी, आपने किसी से कहा होगा अपने दोस्तों से, पूछ पूछ कौन सा अल्फाबेट मुझसे पूछना चाहता है, तो और आप चुटकियों में बता रहे होगे कि इसका प्लेस ये है, इसका प्लेस ये है, इसका प्लेस ये है ना। तो देखो, चीजों को समझना पड़ता है, चीजों को करना पड़ता है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है पहले अच्छे से उनको समझो, सीखो। क्लास खत्म होने के बाद क्लास के ही क्वेश्चंस का रिवीजन करो, क्लास के ही क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करो जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए। कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया? डाउट हो रह गया तो फिर उस वीडियो को दोबारा से देखो कि हाँ, किस पॉइंट में आपका डाउट था, सर क्या पढ़ा रहे थे और मैं क्या समझ रहा था। ठीक है जी हाँ, फिर उसके बाद हमें अलग से क्वेश्चंस करने होते हैं। और जब तक देखो, सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं मैं, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कोडिंग कोडिंग चैप्टर पढ़ा, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे शानदार तरीका क्या है? जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया, कोई बात नहीं, आपने पहला लेक्चर की क्लास करी लाइव, या फिर आपने बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद लाइव देखने के बाद या इसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के बाद आप क्लास पीएनजी उठाओ, इसी क्लास की पीएनजी, है ना, इसी क्लास की पीएनजी लो और उस पीएनजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए वो सारे क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। फिर जब आप दूसरा लेक्चर अटेंड करने पहुंचो तो आप पहली क्लास का, है ना, फर्स्ट क्लास का रिवीजन करके पहुंचो। पहली क्लास का रिवीजन कर लो फटाफट से, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। चाहे वो रिवीजन आप वीडियो से करो या वो रिवीजन आप क्लास पीएनजी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब आप तीसरी क्लास देखो ना, तो तीसरी क्लास देखने से पहले आप पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास का रिवीजन कर लो फटाफट से। और वो क्लास का रिवीजन चाहे आप चाहे आप क्लास पीएनजी से करो या रिकॉर्डेड क्लास को इंटू टू स्पीड पे देख के करो। फिर जब आप चौथी क्लास पे पहुंचो तो पहली तीन क्लासेस का रिवीजन करके पहुंचो। जब आप पांचवें लेक्चर पे पहुंचो तो पहले चार लेक्चर का रिवीजन करके पहुंचो। और जब मान लो छठे लेक्चर में वो चैप्टर खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद फिर आप पूरी की पूरी क्लास पीएनजी, यानी कि उस पूरे चैप्टर की क्लास पीएनजी के सारे क्वेश्चन दोबारा से लगाओ। तब जाके किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा जाता है और बहुत अच्छे से पकड़ बनाई जाती है। तो ये पढ़ने का शानदार तरीका है। और फिर इसके बाद जब हमें वीकेंड का टाइम मिलता है तो उस वीकेंड पर पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करो, चाहे क्लास पीएनजी से चाहे रिकॉर्डेड क्लास से। जब भी छुट्टी मिले, जब भी समय मिले, आप रिवीजन करो टॉपिक्स का और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ, छोटे छोटे नोट्स। ठीक है, जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हैं, जहां क्वेश्चन में गलती हो रही है, वो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाओ कि जब भी आप दोबारा रिवीजन करते हो तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता, उसको लिख लो। कौन सा कंसेप्ट है जो आप भूल जा रहे हो, उसको लिख लो। है ना, इस तरीके से कंप्लीट नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नोट्स से पढ़ के सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना, आपके बच्चे को नहीं लेना। तो ऐसे नोट्स मत बनाना जिनको 10 साल तक सजो के रखा जाए। नोट्स बनाना शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कंप्लीट नोट्स के लिए हमारी मार्केट में बुक अवेलेबल है जो कंप्लीट क्लास नोट्स आपको देती है, प्लस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देती है, एक्सरसाइज के सोल्यूशन ये। इस बुक को जब आप ओपन करोगे तो एक एक शब्द जो मैं क्लास में बोलता हूँ वो एज इट इज इस किताब के अंदर लिखे गए हैं। तो वो कंप्लीट नोट्स के लिए तो आप बुक ले लेना। बाकी आपको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, ये पढ़ने का शानदार और बेहतरीन तरीका है। समझ गए? चलो, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
अभी इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। एंड व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड, व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन की बेहद जरूरत है। बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, है ना। पा ला पाला जी, ठीक है, पाला जी, पा ला मो पाला मो, और पा ला ट्यू पाला टू, और चौथा ऑप्शन है पा पाला 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 का पाला का डिमांड ओनली मोर। पहला ऑप्शन है मो टा पा, दूसरा ऑप्शन है टा पा खा, तीसरा ऑप्शन है एनी के आई मो, चौथा ऑप्शन है एनी टी ए जेड है ना। पहला ऑप्शन है मो, दूसरा ऑप्शन है टा, तीसरा ऑप्शन है पा, चौथा ऑप्शन है इधर मो और टा। चलिए साहब, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। जॉब लेने की ट्रिक से मेहनत करो बेटा, जैसे करा रहे हैं तुम्हें। हाँ जी, सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन को।
सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इकोनॉमिक्स कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा का, तो इकोनॉमिक्स का कोड का से हो गया। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो, कुछ भी कॉमन नहीं है। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में इकोनॉमिक्स कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में मनी कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में मनी कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? ला। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है? इकोनॉमिक्स ही है, इकोनॉमिक्स का कोड तो पता चल चुका है का। सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और फोर्थ में डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। बाकी थर्ड और फोर्थ में बेटा क्या कॉमन है? मेक्स कॉमन है थर्ड और फोर्थ में, तो राइट हैंड साइड पे कॉमन होगा जेड आई, जेड आई। बस कहानी खत्म। इतने ही कोड पता चलेंगे, इसके आगे कुछ भी हमें पता नहीं चल सकता। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स? तो बेटा मेक्स की कोडिंग क्या है? जेड आई। व्हाट इज द कोड फॉर मनी? मनी का कोड क्या है? ला। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? मनी का कोड है ला। एंड की कोडिंग क्या है? सर एंड वर्ड किसके लिए बच गया? पा के लिए। एंड वर्ड किसके लिए बच गया? पा के लिए। और जो वर्क है ना, एक नया वर्ड है, नया, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें पाला के साथ एक नया वर्ड हो। पाला के साथ जी, जी एक नया वर्ड है। सर जी नया वर्ड नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। पाला के साथ मो, मो एक नया वर्ड है, मो ऑलरेडी प्रेजेंट है। पाला के साथ का एक नया वर्ड है, का सर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है। पाला के साथ टू, टी यू, ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, तो इसकी कोडिंग हो गई टी यू से। डिमांड ओनली मोर, बेटा डिमांड का कोड है मो और टा। डिमांड का कोड फिक्स नहीं है, या तो मो है या टा है। ओनली, ओनली पार्ट की कोडिंग एनी और के आई से है, तो एनी और के आई से है, और मोर हमारे लिए नया वर्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा में से कोई एक हो, दोनों नहीं होने चाहिए। मो और टा में से टा है, एनी और के आई में से कोई एक होना चाहिए, एनी और के आई में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक है एनी और के आई में से। मो और टा में से कोई एक है टा, और जेड ए हमारे लिए एक नया वर्ड है जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो एनी टी ए जेड ए। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई? सर सप्लाई का कोड मो और टा में से कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सर डिमांड का कोड हो गया टा तो सप्लाई का कोड हो जाएगा मो। क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है? क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बनाना। तो आंसर हो गया हमारा ये 70, क्वेश्चन नंबर 71 था ये, ठीक है? तो ये था मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। डिमांड का तो का होगा ना बेटा, डिमांड और सप्लाई का मो और टा में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई यहाँ पे है, डिमांड सप्लाई यहाँ पे है, मोटा यहाँ पे है, मोटा यहाँ पे है, तो डिमांड सप्लाई का मो और टा में से कुछ भी हो सकता है। कन्फर्म आंसर नहीं दे सकते कि मो है कि टा है, समझ रहे हो? चलिए साहब, 71, दो क्वेश्चन लिखो जरा, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मत देना। इफ रेड मीन्स येलो, बस आप लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को लिख लेना, इफ रेड मीन्स येलो। हिंदी में लिखो यदि लाल मतलब, या फिर यदि लाल का अर्थ, यदि लाल मतलब या फिर लाल का अर्थ पीला। इफ रेड मीन्स येलो, इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स, इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, एंड ग्रीन मीन्स रेड, एंड हरा मतलब लाल, हरा मतलब लाल। समझ रहे हो? हरा मतलब लाल। हिंदी में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? हिंदी में कैसे लिखेंगे? इफ
यदि लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ लाल, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? दोबारा से लिखो। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, हिंदी में लिखो यदि लाल को पीला कहा जाए, ठीक है। येलो इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? बेटा कोई भी बच्चा आंसर ना दे, बस एज इट इज क्वेश्चन लिख ले। आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग एज इट इज क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन लिख लो, आंसर देने की किसी को भी नीड नहीं है। कोई भी बच्चा आंसर ना दे, बस आप एज इट इज क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। एज इट इज लिख लो, आंसर मत दो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आपका क्वेश्चन बेटा मीन्स की फॉर्म में है, अगर आपका क्वेश्चन मतलब या फिर का अर्थ की फॉर्म में है, मीन्स की फॉर्म में, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। अगर आपका क्वेश्चन मीन्स मतलब या का अर्थ की फॉर्म में है, तो जो आपका आंसर होगा, भैया स्काई का कलर वैसे तो ब्लू होता है, तो जो आपका आंसर होगा वो आपके कलर से ठीक पहले वाला आंसर होगा, जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला आंसर होगा। अगर आपका क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है, का मतलब या फिर अर्थ, का अर्थ, तो आपका जो आंसर होगा वो ठीक पहले वाला आंसर होगा, आपके कलर से ठीक पहले वाला। बेटा ब्लू, ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है सर? ब्लू से ठीक पहले क्या है? ब्लू से ठीक पहले येलो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा येलो। और इसके अलावा दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, आपका जो आंसर होगा वो जस्ट आफ्टर वाला होगा, ठीक बाद वाला, है ना। आपका जो आंसर होगा वो ठीक बाद वाला होगा। स्काई का कलर ब्लू होता है, तो बेटा ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है? ब्लू के ठीक बाद में ऑरेंज, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑरेंज। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, मीन्स के केस में हम पहले वाला आंसर देते हैं, जबकि हर बार हम बाद वाला, हर बार हम बाद वाला आंसर देते हैं, हर बार। सिर्फ स्पेशल मीन्स के लिए पहले वाला आंसर क्यों दे रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात। देखो यहाँ पे कलर के डिब्बे रखे गए हैं, और हर डब्बे के अंदर कुछ कुछ कलर है, हर डब्बे के अंदर कुछ कुछ कलर है। किसी के अंदर रेड कलर है, किसी के अंदर ब्लू कलर है, किसी के अंदर ऑरेंज है, किसी के अंदर ग्रीन है। लेकिन आप जैसा बुद्धू बालक आया, उसने अपनी मर्जी से इस पे चिट लगा दी, इस पे लिख दिया रेड, इस पे लिख दिया येलो। उसको पता था ही नहीं कि अंदर क्या है, उसने अपनी मर्जी से ये चिट लगा दी, उसने अपनी मर्जी से ये चिट लगा दी। तो भैया गलत चिट लगा दी उसने अपनी मर्जी से। वो भैया हर डब्बे के अंदर कुछ कुछ कलर है, लेकिन कोई बुद्धू बालक आके इस पे लिख गया रेड, इस पे लिख गया येलो, इस पे लिख गया ब्लू, इस पे लिख गया ऑरेंज, बट कलर तो अलग है, इनके अंदर डिफरेंट कलर है। तो वो डिफरेंट कलर हैं। अब देखा गया डिब्बा खोल के, अरे इसके अंदर तो कुछ और है, इसके अंदर तो कुछ और। तो फिर तो फिर दुकानदार को हिंट देने के लिए ये सेंटेंस उस बुद्धू बालक ने कह दिया कि रेड मीन्स येलो है। उस बुद्धू बालक ने क्या बोल दिया कि रेड मीन्स येलो है, तो तुम जो रेड कलर का डिब्बा उठा रहे हो ना, उसका अर्थ है कि पीला रंग है। रेड मीन्स येलो है, तो तुम जो लाल रंग का डब्बा उठा रहे हो ना, जो तुम लाल रंग का डब्बा उठा रहे हो,
वो तो पीला है। वो क्या है? वो पीला। उस बुद्धू बालक ने दुकानदार को ये चीज समझा दी कि रेड मीन्स येलो है, जो लाल रंग का डिब्बा है वो तो पीला है, पीला। अब आप मुझे बताओ, तुम नीले रंग का डिब्बा कैसे उठाओगे? अब तुम नीले रंग का डिब्बा कैसे चूज करोगे? इनमें से कौन सा नीले रंग का डिब्बा है? बताओ, इनमें से कौन सा नीले रंग का डिब्बा है? तो आपको बालक की बात याद है, येलो मीन्स ब्लू है। तो जो येलो लिखा हुआ है ना, उसका अर्थ है कि नीला रंग है। उसका अर्थ है कि नीला रंग है। उसका अर्थ है कि नीला रंग है। बेटा दो ब्लू नहीं हो सकते यहाँ पे एक ही ब्लू होगा। दो ब्लू कैसे हो जाएंगे? है ना? दो ब्लू कैसे हो जाएंगे? दो ब्लू नहीं हो सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां भी मैं कुछ कलर के डिब्बे लिख रहा हूं, रेड, येलो, ब्लू। एक बुद्धू बालक आकर गलत नाम की चिट लगा गया। लेकिन गलत नाम की चिट लगा गया, बट उसने ये बता दिया रेड इज कॉल्ड येलो। जो लाल रंग है ना, लाल रंग, जो लाल रंग है उसको पीला कहा गया है, पीला। है ना? जो लाल रंग है, जो लाल रंग है उसको पीला कहा गया है। लाल रंग को क्या कहा गया है? लाल रंग को पीला कहा गया है। रेड इज कॉल्ड येलो। तो यहां पे तुम्हें लाल रंग का डिब्बा उठाना है, तो कौन सा लाल रंग का डिब्बा? रेड इज कॉल्ड येलो। लाल रंग को ही पीला कहा गया है, तो ये है एक्चुअल में लाल रंग का डिब्बा। अब तुम्हें उठाना है बेटा नीले कलर का डिब्बा। तो नीले कलर का डिब्बा कहाँ मिलेगा? ब्लू कलर को क्या कहा गया है? ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नीले रंग को ही तो ऑरेंज कहा गया है, तो जो नीला रंग मिलेगा हमें यहां मिलेगा। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। अगर आपको बात समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। बेटा बस इतना याद रखना, मीन्स के लिए पहले वाला आंसर, इज कॉल्ड के लिए बाद वाला आंसर। बस इतना याद रखना, मीन्स के लिए पहले वाला आंसर, इज कॉल्ड के लिए बाद वाला आंसर। ठीक है? इफ एयर इज वाटर, if air is water, water is fire, fire is sun, sun is moon, moon is air। यदि हवा पानी है, पानी आग है, आग सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा हवा है, तब मछली कहाँ रहती है? Then where does fish live? हाँ जी, मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मछली रहती है भैया पानी में। मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। लेकिन बेटा ये मीन्स वाला तो क्वेश्चन है नहीं, मीन्स या का अर्थ वाला क्वेश्चन है नहीं ना। तो मीन्स या फिर का अर्थ वाला क्वेश्चन नहीं है। मीन्स का अर्थ मतलब वाला अगर क्वेश्चन नहीं है तो हमेशा आंसर बाद वाला होगा। हमेशा आंसर हमारा बाद वाला होगा, हमेशा। क्योंकि अगर ये मीन्स का होता तो पहले वाला आंसर होता। हम हमेशा बाद वाला आंसर देते हैं। पानी के बाद में क्या लेगा? पानी के ठीक बाद में है फायर। बेटा पानी के ठीक बाद में क्या है? आग। मछली कहाँ रहती है? आग में। तो ये हो गई फिश फ्राई। है क्या हो गई बेटा? फिश फ्राई हो गई, फ्राइड हो गई बेटा मछली। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा।
कल कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हम कर देंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।